चलो, तो इंडियन इकोनॉमी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो जो भी 5 ईयर प्लान्स हम लोग ने पढ़ा था, बनाने शुरू किए गए थे, उन 5 ईयर प्लान्स के जो है कुछ मेन गोल्स थे। वो गोल्स 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किए गए हैं। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस और चौथा है इक्विटी। 4 पॉइंट्स में जो है हमने अपने 5 ईयर प्लान्स को बांटा था। मतलब हमारे जो 5 ईयर प्लान्स का मेन ऑब्जेक्टिव था, गोल था, वो ये था कि इन 4 पैरामीटर्स को वो अचीव कर सके। इन 4 पैमानों पर वो मतलब जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर सके। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उस समय इंडिया की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ज़्यादा वीक थी। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे क्या था? ग्रोथ अचीव करना। यानी कि जो बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज थी और हम यहाँ पे जो है एकदम अंडर डेवलप्ड कंट्री के तौर पे थे, जबकि हमारे पास बहुत वास्ट लेवल का रिसोर्स था। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैवी क्वांटिटी में थे हमारे पास अवेलेबल, जिसको कि उस टाइम का जो लास्ट रूलर्स थे ब्रिटिशर्स, जिसको एक्सप्लॉइट कर करके क्या कर रहे थे? अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो फोकस था किसी भी 5 ईयर प्लान का, वो था ग्रोथ पे, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ पे। ग्रोथ में क्या दिया है पॉइंट्स? बता दो तो बता दें। हाँ, तो किसी भी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाने को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ये ऐसा बुक में लिखा है। ग्रोथ का मतलब हर डायमेंशन से, यहाँ तो एक डायमेंशन की बात कर रहा है, और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हर डायमेंशन में ओवरऑल ग्रोथ मतलब चाहिए थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जो लोग बीपीएल के नीचे रह रहे हैं उनको उनसे हटाना हो, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना हो, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना हो, तो सभी जगह ग्रोथ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उस टाइम पे थी। फिर पॉइंट में क्या है? सर फिर अगला पॉइंट है growth implies either a large stock of the productive capital or a large size of supporting services like transport, banking, etc. ग्रोथ को कैसे हम जज कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ को हम 2 तरीके से जज कर सकते हैं। या तो ग्रोथ से बहुत हैवी कैपिटल स्टॉक दिखाई दे, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाई दे, यानी कि प्लांट, मशीनरी, इंडस्ट्री ये सब सेटअप हो, तो हम उसको कह सकते हैं ग्रोथ। या दूसरा क्या है कि जो हमारा मतलब कहने का था, ग्रोथ का जो 2 पैमाना था वो ये था कि सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करो या फिर टर्शरी सेक्टर को डेवलप करो। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें इसको, तो ये सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर को बढ़ाने की बात कर रहे थे। सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता तो क्या बढ़ता? कैपिटल, जो भी हमारे स्टॉक थे, कैपिटल, मशीनरी वगैरह थी, इंडस्ट्री थी, वो सब सेटअप होती, तो क्या होता? हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होता। और अगर टर्शरी सेक्टर ग्रो करता तो हमारा क्या बेटर होता? हमारा ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता, कम्युनिकेशन बेटर होता, वेयर हाउसिंग बेटर होता, बैंकिंग बेटर होता, और इंश्योरेंस सेक्टर हमारा बेटर होता। तो ग्रोथ बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि 2 पार्ट में ग्रोथ को उन्होंने डिवाइड किया है, डाइवर्ट किया है। कहने का मतलब है कि ग्रोथ होता तो 2 तरह से ग्रोथ हो सकता था। पहला है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल स्टॉक वगैरह को बढ़ाया जाए, या फिर सेकंड में क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा को जो है अपने स्ट्रेंथन किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन से हमको बहुत हेल्प मिलती है एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे पहुंचा करके उसको सेल करने में, जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, The next point है a good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product (GDP). तो अभी हम लोग दूसरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम एक्सेट्रा।
तो जीडीपी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली जीडीपी क्या है? जीडीपी एक इंडिकेटर है, इकोनॉमी आपकी किस तरफ जा रही है उसको वो इंडिकेट करता है। अगर हम पिछले साल की जीडीपी को इस साल की जीडीपी से कंपेयर करें तो हमको क्या पता लगता है कि पिछले साल से जो है ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है हमारे इकोनॉमी में, ये हमको पता लग जाता है जीडीपी को देख करके। तो जीडीपी बेसिकली एक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जो कि बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है हमारी वो ग्रो कर रही है या नीचे जा रही है। तो जीडीपी को एक इंडेक्स बनाया गया ग्रोथ देखने का, जीडीपी से देखना शुरू किया गया कि जीडीपी हर साल जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है, उसके बेसिस पे जो है ग्रोथ को हम लोग मेजर करना शुरू किए वहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीडीपी refers to the market value of all the final goods and services produced in the country during the year. ये तो पता ही हमको, जीडीपी refers to the final value of all goods and services produced within the domestic territory of a country, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जीडीपी का मतलब बता रहा है तो वो ठीक है, वो तो जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट है जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज derived from different sectors, agriculture sector, industrial sector, service sector। जीडीपी जो भी हमारी आती है कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या किसी भी कंट्री में जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन क्या है? डिफरेंट सेक्टर से होता है। अगर हम बात करें तो तीनों बेसिक सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी के, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन उस टाइम पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का था, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर का था, और टर्शरी सेक्टर का तो बहुत ही कम जो है उसमें जीडीपी में जो है शेयर था। प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा शेयर होने की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? प्राइमरी सेक्टर बेसिकली किस पे डिपेंड करता था? एग्रीकल्चर या हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता था। अगर कोई पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक आ गया, कोई फेमाइन आ गया, ड्रॉट मतलब पड़ गया, या फिर मान लो बाढ़ आ गई, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो गई, फसलें सारी खराब हो गई, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी या जीडीपी जो है वो नीचे हो जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे इकोनॉमी का जो मेजर डिपेंडेंस था वो प्राइमरी सेक्टर पे उस टाइम पे था। और प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा उस समय ना इरिगेशन बहुत डेवलप था, ना बाकी चीज़ें डेवलप थी, एग्रीकल्चर करने का तरीका, उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज डेवलप नहीं थे, जो भी प्रोडक्शन होता था। तो इस वजह से क्या होता था, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर पे हाई लेवल की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिसको कि अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया गया उस चीज़ को। और एक और प्रॉब्लम थी क्या, कि प्राइमरी सेक्टर में इंगेज होने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। पहले जो है मतलब ज़्यादातर लोग इंडिया के 70-75% लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही इंगेज थे। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कोई आना ही नहीं चाहता था, सब लोग प्राइमरी सेक्टर के ही काम को करते थे। और प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इस पे, हमारे नेचर पे और नेचुरल चीज़ों पे। तो कभी कभी ऐसा कोई अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाती थी तो जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाया करती थी उसकी वजह से। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि some countries growth in agriculture contributes more to the GDP growth, while in some countries growth in service sector contributes more to the GDP growth। तो कुछ कंट्रियों में प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा जीडीपी में, कुछ कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर करता है ज़्यादा, किसी में सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा करता है, किसी में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा करता है। डिफरेंट टाइप की कंट्रीज होती हैं जिनमें अलग अलग सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसको बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता। और इंडिया का सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी, इंडिया की सिचुएशन यही थी कि उस टाइम पे प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट सेक्टर था और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। तो ये एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि the contribution of each sector makes up the structural composition of the economy। Makes up the structural corporation, the composition of the economy।
तो कह रहा है कि जो ये डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से मिलकर के क्या बनता है, किसी भी कंट्री का ओवरऑल एक ढांचा बनता है इकोनॉमी का। तो सेक्टरल जो डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, उनके कंट्रीब्यूशन सबको मिला करके हमारा जो है डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी जो है वो बनता है। तो जीडीपी जो है वो एक इंडिकेटर है ग्रोथ का, और वो बनता है सारे जो भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उन सभी के कंट्रीब्यूशन को मिला करके हमारा जीडीपी जो है वो बनता है। फिर इतने पॉइंट्स पे, इतने डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ग्रोथ को डिफाइन किया है, और ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट है वो हमने बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी था वहाँ पे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी प्राइमरी सेक्टर पे, और प्राइमरी सेक्टर कहता था बहुत ही पुरानी और बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्निक्स को लेकर के वो काम किया करते थे। यानी जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इरिगेशन का कोई प्रॉपर साधन नहीं था, नदियों से ही जो है वो कोशिश करते थे पानी वगैरह लेने की। ट्यूबवेल और ये सब का कॉन्सेप्ट बहुत कम उस टाइम पे हुआ करता था। खेती के लिए बैल और जो पुरानी टेक्निक्स होती हल, उसी का इस्तेमाल होता था, ना कि ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल होता था। पेस्टिसाइड्स वगैरह उस टाइम पे उतने अवेलेबल नहीं थे। जो सीड्स वगैरह गुड क्वालिटी के अब इस समय अवेलेबल हैं वो अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन इस टाइम पे अवेलेबल है, किसानों के लिए एक अलग से एजुकेशन दी जाती है, उस टाइप का कोई प्रोग्राम उस टाइम पे नहीं चलता था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मॉडर्नाइजेशन की, स्पेशली प्राइमरी सेक्टर को। जो लोग एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते हैं, दूध का व्यापार करते थे, तो उनको उस दूध को स्टोर करने के लिए, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के वो करने के लिए उस टाइम पे जो है अमूल का फिर सेटअप हुआ। जब अमूल का सेटअप हुआ गुजरात में, तो अमूल ने फिर दूध में कह सकते हैं पूरे तरह से रिवॉल्यूशनरी चेंज ला दिया कि मिल्क प्रोडक्ट्स को आप बचा भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, और काफ़ी टाइम बाद भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उन्होंने एक पूरा नया उसको क्या कह सकते हैं एस्पेक्ट दिया, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया हमको देखने का। जो दूध हमारा प्रोडक्शन होकर के वेस्ट हो जाता था, 1 से 2 दिन 3 दिन में वो ख़राब हो जाता था, और उसको हम लोग उस तरह से यूज़ नहीं कर पाते थे। अमूल जैसे कंपनियों ने आकर के हमको बताया कि नहीं, हम उसको अगर प्रोसेस करें तो हम उसको कई दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी पहुंचा सकते हैं। जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में दूध वगैरह अवेलेबल होता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। गुजरात शायद इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। हाँ शायद। तो उस वहाँ से और डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाने का काम तभी हो सकता था जब हम मिल्क को स्टोर करना है सीख जाए, या ऐसा उसको कर सके प्रोसेस कि वो ख़राब ना हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक भी वो चले अगर उसको हम पैकिंग करके भेजें तो ये सब चीज़ों का मतलब है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल था जब हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जब हम न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करें, तभी मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल था। तो सेकंड जो मेन गोल था किसी भी 5 ईयर प्लान का, वो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या पॉइंट्स थे? Indian planners have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living of people. तो सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया वो ये रखा गया कि लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब उनको बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए जाएं, उनको बेहतर हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी वगैरह दी जाए सॉरी। तो उससे क्या होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो लिया गया मॉडर्नाइजेशन में वो था टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जो वहाँ पे रह रहे थे लोग, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए स्टेप लिया गया मॉडर्नाइजेशन में। फिर नेक्स्ट क्या है? ये तो बताया हमने, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही है कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स। जब तक हम नए तरीके, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, पुराने ही तरीकों पे चलते रहेंगे, तो हम कभी भी अपने ग्रोथ या जो लेवल हम चाहते हैं अचीव करना, उसको हम अचीव नहीं कर सकते।
तो मॉडर्नाइजेशन का सेकंड और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि हम नई टेक्नोलॉजी, नए जो मेथड्स हैं उनको हम अडॉप्ट करें। फिर चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक। आउटलुक, सोशल आउटलुक को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी था। हमारा जो इंडियन सिस्टम था वो क्या था, बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम और उसके हिसाब से चलने वाली चीज़ों के उस पर चलता था, जो कास्ट के अकॉर्डिंग चला करती थी। मतलब कि अगर वो हैं तो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वही उस काम को करेगी, अदरवाइज दूसरी कम्युनिटी उस काम को नहीं करेगी। इस आउटलुक को, ये जो देखने का नज़रिया था, इसको चेंज किया गया और फिर हर कम्युनिटी के लोग हर तरह का काम करना जब शुरू किए तब एक मिक्स्ड ग्रोथ होना शुरू हुई इकोनॉमी में। क्योंकि अगर हम उसको बांध के रखेंगे कास्ट में या उसको कम्युनिटी तक रिजर्व करके रखेंगे कि यही लोग उस काम को करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि उस कम्युनिटी में उतने एफिशिएंट लोग हों या उतने नंबर ऑफ लोग हों जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो जब लोगों ने अपने सोशल जो उनकी बाउंड्रीज थी उससे निकल करके काम को करना स्टार्ट किया, डिफरेंट चीज़ों को करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जाके मॉडर्नाइजेशन जो है अडॉप्ट करने में आसानी हुई लोगों को। फिर मॉडर्नाइजेशन को इतने पॉइंट्स पे डिफाइन किया गया, 3 ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों पॉइंट्स। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट उसमें वही है टेक्नोलॉजिकल चेंज वाला, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात किया है और सोशल जो स्टेटस था लोगों का उस टाइम का, उस पर भी बात किया है। फिर है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे भरोसा और खुद पे डिपेंडेंट होना जो है एक तीसरा वो था, पैरामीटर था जो कि किसी भी 5 ईयर प्लान को बनाते समय ध्यान में रखा जाता था। खुद पे भरोसा यहाँ 2 एस्पेक्ट में लिया जा सकता है। एक कि जो सिटीजन्स है कंट्री के वो खुद पे निर्भर हो, आत्मनिर्भर बने, और दूसरा ये हो सकता था कि जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर बने। मतलब जो इंपोर्ट जिन चीज़ों का देश कर रहा था उस टाइम पे, इंपोर्ट चूँकि ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ता है और इंपोर्ट्स को जो है पे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जबकि कोई किसी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी ना हो तो स्पेशली उस टाइम में बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे लेकिन हम उन चीज़ों को बना सकते थे, तो उन चीज़ों को खुद से बनाएं और खुद पे डिपेंडेंट हो, ये इस पॉइंट्स के थ्रू बताना चाह रहा है 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान ऐसे चीज़ों पे फोकस करता था जिसपे कि जो इकोनॉमी है वो खुद पे डिपेंडेंट हो सके, जो लोग हैं यहाँ के सिटीजन्स हैं वो अपने आप पे डिपेंडेंट हो सके, अपनी इंडियन इकोनॉमी में वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो सके जो हम लोग बाहर से मंगाया करते थे। बल्कि कुछ चीज़ें जिनमें हम अच्छे हैं, जो हमारे पास एबंडेंस में ज़्यादा में है, उनको हम एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करें जिससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और बेटर हो जाए। क्या क्या है इसके अंदर पॉइंट्स? पहला पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस एज एन इंडियन कंडीशन मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब वही है, एक्सटर्नल सेक्टर जो फॉरेन सेक्टर होता है उससे हम कम से कम मदद लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने से ही उसका जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन है या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम सब चीज़ों को खुद से ही कर सके, बना सके, तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। फिर नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट है to promote economic growth and modernization, the 5 year plan stands on the use of the resources that is produced in the own country. तो पहला तो ये था कि बाहर से लेना कम करें, तो बाहर से लेना कम करेंगे तो जो चीज़ें बाहर से नहीं ले रहे तो उनकी कमी कौन पूरा करेगा। तो दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो चीज़ें बाहर से नहीं ले रहे हैं वो हम खुद से ही बनाना शुरू करें या खुद से ही उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, जिससे कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी वांट आती है वो सब की सब फुलफिल हो जाए विद इन द कंट्री। जो भी हमें चाहिए चीज़ें वो हमको अपनी कंट्री में ही मिल जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा सेल्फ रिलायंस में। फिर पहला नहीं समझ में आया, क्या है पहला? अच्छा,
तो ये जो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट था ये दो चीज़ों से बहुत अहम था। पहली वाले के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पहला वाला क्या है, फॉरेन पे जो डिपेंडेंट्स है हमारी, जो हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए फॉरेन सेक्टर पे डिपेंड करते थे, वो हम कम से कम करें। इस पे तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा ये था जो भी बहुत इम्पोर्टेंट था और जिसकी वजह से इंडिया इतने साल तक ब्रिटिश रूल का गुलाम रहा, वो ये था कि हम लोग फॉरेनर्स को या फॉरेन कंट्रीज को इंटरफेयर करने देते थे अपनी इकोनॉमी में। जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आके अपना सेटअप लगाया इंडिया में और एक टाइम के बाद वो पूरे इंडिया पे रूल करने लगी। तो ये इसी वजह से था क्योंकि फॉरेन सेक्टर को या फॉरेन कंट्रीज को हम लोग अपने यहाँ इन्वॉल्व होने देते थे, अपने यहाँ अलाउ करते थे। तो जब हम फॉरेन सेक्टर पर डिपेंडेंस अपनी कम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि उनका इंटरफेरेंस हमारी इकोनॉमी में भी कम हो जाएगा। उनके इंटरफेरेंस को कम करना ज़रूरी था कि दोबारा फिर ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि इंडिया फिर से किसी और कंट्री का जो है गुलाम बन जाए, फिर से इंडिया जो है किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाए। इसलिए अपने पे डिपेंडेंट होना, अपने पे सेल्फ प्रोडक्शन करना और दूसरे कंट्री का इंटरफेरेंस कम से कम करना अपने इकोनॉमी में, अपने कंट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस होना या खुद पे निर्भर होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था उस टाइम के इंडिया को, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था कई चीज़ों के लिए। एसेंशियल भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर से आती थी और जो आज की डेट में क्या है, इंडिया खुद से उसको बनाने लगा है। फिर लास्ट पॉइंट है किसी भी गोल्स, 5 ईयर प्लान के गोल्स का क्या है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है बराबरी। अब बराबरी किसमें है, वो मतलब लोग जो गैप था हमारे उस टाइम पे, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस था प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर में सबसे मेजर रोल होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और एग्रीकल्चर में उस टाइम पे चलता था ज़मींदारी सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम के फार्मर्स के लिए हुआ करता था। फार्मर्स की जो कई पूछते थी पीढ़ी दर पीढ़ी, वो लोग क्या करते थे, जमींदार को सर्व करते रह जाते थे, अपने लैंड से भी हाथ धो बैठते थे और जो प्रोडक्शन होता था उसमें से भी बस उनको काम भर का ही हिस्सा मिलता था और बाकी का पूरा जो है जमींदार लोग ले लेते थे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिससे कि फार्मर्स का जो है स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, जो सारी चीज़ें हैं वो सब बढ़ नहीं पा रही थी। तो इक्वालिटी या इक्विटी जो है उस टाइम पे नहीं थी, एक तो यहाँ पे, और वैसे भी रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे था। जो रिच थे, जो ब्रिटिशर्स के संग थे उस टाइम पे लोग, वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में थे, बहुत अच्छे रह रहे थे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और जो लोग इंडियंस थे या इंडिया के मतलब फेवर में थे उस टाइम, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको ब्रिटिशर्स एकदम इग्नोर करके रखते थे। और वो सारे के सारे लोग एजुकेशन से लेके हेल्थ फैसिलिटी से लेके हर चीज़ से जो है उनको दूर रखा जाता था। तो उनको कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से उनका जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही पुअर है, बहुत ही गंदा हुआ करता था। तो इक्विटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे इंडिया में सिटीजन्स के बीच में। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं? इसमें दिया हुआ है it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all the sections of the economy. नहीं समझ में आया, क्या है? सर लिखा है कि it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all the sections of बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो कंट्री में वो बराबर हो। मतलब जो गैप है, रिच बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ही रिच है, जो पुअर है वो इतना पुअर है कि उसके पास अपने 2 टाइम की मील का इंतज़ाम करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में इक्वालिटी या इक्विटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो भी मतलब बेनिफिट्स हो रहे हैं इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि जो भी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, वो सबको बराबर से मिले। ऐसा ना हो कि रिच वालों को ही सारी ये सब फैसिलिटी मिल जाए, पुअर लोगों को ये फैसिलिटी ना मिल पाए। तो सबको बेनिफिट्स बराबर बांटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
Then the next one is addition to the objectives of in the objectives of growth, modernization, self-reliance, equity is also important. Addition to the objectives of growth. हाँ कह रहा है कि ग्रोथ के अलावा अदर पैरामीटर्स पे भी एडिशन करना या और भी पैरामीटर्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। मतलब कह रहा है कि 5 ईयर प्लान्स का जितना फोकस जो है ग्रोथ पे था, उसका उतना ही फोकस बाकी पैरामीटर्स पे भी होना चाहिए था, जो कि मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी थे। मतलब कि सिर्फ ग्रोथ पे ही ध्यान देते जाने का सेंस नहीं था, उसके अलावा और भी चीज़ें थी जिसको देखते हुए सबको एक साथ लेकर के हमको कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलना था कि सब कुछ एक साथ हो सके और ओवरऑल जो है एक अच्छा ग्रोथ या जीडीपी में जो है ग्रोथ हमको दिखाई दे। तो इक्विटी को भी कह रहा है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट ग्रोथ को देखना था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट food, housing, education, etc. inequality not be done. इसके बारे में तो अभी जस्ट बात की है। इक्विटी का मतलब ही है कि सबको क्या मिले, बराबरी का हिस्सा मिले, बराबरी का स्टेटस मिले। तो इक्विटी को किस पॉइंट में बांटा है? सबको बराबर की एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, फूडिंग और मतलब जो भी फूड्स के रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, इवन की ट्रांसपोर्टेशन में जैसे रेलवे में पहले क्या किया जाता था, ब्रिटिश रूल के टाइम वो किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। जो फर्स्ट क्लास होता था वो टिकट सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलता था और इंडियंस को जो है जनरल क्लास का ही टिकट खाली प्रोवाइड किया जाता था। तो ये सब जो इनइक्वालिटी फैली हुई थी, इनइक्विटी जो फैली हुई थी, इन सबको हटा करके कहने का मतलब था कि सब इंडियन सिटीजन्स को इक्विटी मिले, सबको एक बराबर का स्टेटस मिले, हर सिटीजन जो है वो एक नज़र से देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि अलग अलग रिच को अलग नज़र से देखें और पुअर को अलग नज़र से देखें, किसी कास्ट को अलग नज़र से देखें, किसी कम्युनिटी को अलग नज़र से देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबको इक्विटी इक्वालिटी जो है मिलना ज़रूरी था। डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो पैरामीटर्स उसमें बताए हैं, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेट्रा जो भी है। फिर in short, equity aims to raise the standard of living of all people and promote social justice. फिर से बात कर रहा है इक्विटी में क्या फोकस था। इक्विटी का मतलब भी था कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए। किनका? जो कि दबे हुए लोग हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उनको इक्वालिटी की तरफ लाना जरूरी था। क्योंकि रिच लोग जो थे वो तो ऑलरेडी एक अच्छा स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे थे, लेकिन जो पुअर थे उसमें से बहुत से ऐसे थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे, मतलब कि उनको 2 टाइम का खाना भी नसीब में नहीं था, वो 2 टाइम का खाने के लिए भी स्ट्रगल करते थे। ऐसे लोगों को, जो खास तौर पे नीचे के लोग थे, पुअर लोग थे, उनको ऊपर पहुंचाना, उनको बराबरी पे स्टेटस दिलाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ये कह रहा है इक्विटी। और क्या कह रहा है? तो बस इतना ही पॉइंट्स पे जो इक्विटी को डिफाइन किया है। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या सीखा कि जो भी हमारे गोल्स थे, 5 ईयर प्लान्स किन चीज़ों पे फोकस किया करते थे। तो जब 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए तो 5 ईयर प्लान्स के कुछ बेसिक फोकस हुआ करते थे। तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान रख के 5 ईयर प्लान्स को डिजाइन किया जाता था। वो 4 पॉइंट्स है हमारा ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, इन 4 पैरामीटर्स को तब जो है किसी को भी किसी भी डिजाइन किया जाता है। तो ये 5 ईयर कह सकते हैं कि बहुत ही नेसेसरी जो का वो थे एस्पेक्ट रिक्वायरमेंट है, जिसमें 5 अगर डिजाइन करते रिजल्ट नहीं निकलता जो समय मिलना हो। ठीक है, 1 मिनट और इसमें कुछ नहीं है ना? मैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है।